नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर बिहार के विधानसभा चुनाव से, जहां पर तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश के सुशासन के दावे को दी चुनौती और लगाया भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप। कहा बिना चढ़ावे के यहां नहीं होता है कोई काम। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मतदान केंद्रों पर कोरोना संक्रमण से बचने को चुनाव आयोग ने बनाई बड़ी रणनीति। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा यूपी का, जहां पर अखिलेश यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि किसानों को पूरी तरह तबाह करने पर तुली है भाजपा की सरकार। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि सबसे पहला झटका किसान भाजपा को बिहार के चुनाव में देंगे, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में हमें बिहार के अगले मुख्यमंत्री का नाम बताइए। दोस्तों, रुक करते तमाम बड़ी खबरों की तरफ। तेजस्वी ने सीएम नीतीश के सुशासन के दावे को दी चुनौती। कहा बिना चढ़ावे के नहीं होता कोई काम। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले बिहार में नेता प्रतिपक्ष और राजद के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव लगातार नीतीश सरकार पर हमला कर रहे हैं। कोरोना, बाढ़, बेरोजगारी और युवाओं से जुड़े मुद्दे पर लगातार नीतीश सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। रविवार की सुबह उन्होंने एक बार फिर नीतीश सरकार पर हमला बोला है। इस बार उन्होंने नीतीश के बिहार में सुशासन के दावे पर सवाल खड़े किए हैं। तेजस्वी ने बिहार में सुशासन के दावे पर मुख्यमंत्री नीतीश को सीधे चुनौती देते हुए कहा कि प्रदेश के किसी भी थाने और ब्लॉक में बिना चढ़ावे के कोई काम नहीं होता। नेता प्रतिपक्ष ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को चुनौती देता हूं कि वो बिहार के एक ऐसे थाना एवं ब्लॉक का नाम बता दे जहां बिना सुशासनीय चढ़ावे के आम जनता का कोई काम होता हो। कोई शक हो अथवा यकीन ना हो तो भेष बदलकर मेरे साथ चले, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बोलिए क्या स्वीकार है? इससे एक दिन पहले ही तेजस्वी ने बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा बताया था। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा है कि बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। हर जात धर्म के युवा सरकार प्रदत्त है बेरोजगारी से तंग हैं। बिहार के युवा इस बार विकास, अच्छी शिक्षा, चिकित्सा, विधि व्यवस्था और रोजगार के मुद्दे पर युवा सरकार चुनेंगे। वह सरकार जो युवाओं के सपने, आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को पूरा करना जानती है। बेरोजगारी को चुनावी मुद्दा बनाकर तेजस्वी ने लॉन्च की वेबसाइट। राजद नेता ने शुरू में ही ये साफ कर दिया था कि पार्टी इस बार बेरोजगारी और युवाओं से जुड़े मुद्दे को चुनावी इश्यूज बनाएगी। इसके लिए तेजस्वी ने राष्ट्रीय जनता दल की ओर से बेरोजगारी हटाओ वेबसाइट और एक हेल्पलाइन नंबर भी लॉन्च किया है। तेजस्वी यादव ने www.बेरोजगारीहटवाओ.co.in वेबसाइट लॉन्च करते हुए एक टोल फ्री नंबर 9334302020 भी जारी किया है। उन्होंने वेबसाइट और हेल्पलाइन नंबर जारी करते हुए कहा कि कोई भी बेरोजगारी से समस्या से संबंधित युवा संपर्क कर सकता है। इस दौरान तेजस्वी ने बिहार समेत देश भर में नौकरियों की कमी को लेकर चिंता, राज्य और देश का युवा बेरोजगारी को लेकर परेशान है, लेकिन सरकार वैकेंसी नहीं भर रही है। बिहार में वैकेंसी होने के बावजूद सरकारी नौकरी में आने का अवसर युवाओं को नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि एक्सपर्ट से बेरोजगारी के मुद्दे पर बातचीत हुई है और जल्द ही इसको लेकर ब्लूप्रिंट सामने लाएंगे। करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार इलेक्शन 2020, मतदान केंद्रों पर कोविड-19 संक्रमण से बचने को चुनाव आयोग ने बनाई ये रणनीति। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव की रणनीति तैयार कर ली गई है। इस रणनीति के तहत प्रत्येक बूथ पर 500 ग्राम सैनिटाइजर मतदाताओं के लिए रखा जाएगा। राज्य के 1,06,527 बूथों के लिए 11.41 लाख लीटर हैंड सैनिटाइजर का ऑर्डर बिहार मेडिकल सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया गया है। इसके अलावा चुनाव कार्य में लगे मतदान कर्मी व सुरक्षा बलों के लिए प्रति व्यक्ति 100 मिलीग्राम सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। इसके लिए पीएमएससीआईएल को 90,000 लीटर सैनिटाइजर का अतिरिक्त ऑर्डर दिया गया है। विधानसभा चुनाव के आयोजन के दौरान मतदान कर्मियों, मतदाताओं व सुरक्षा बलों को संक्रमण से बचाने की व्यापक तैयारी की गई है। चुनाव आयोग ने स्वास्थ्य विभाग को इसके लिए व्यवस्था का आदेश दिया है। इसके तहत राज्य के कुल 1,06,527 बूथों पर मतदाताओं के लिए 500 मिली का हैंड सैनिटाइजर रखने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही 7,66,994 मतदान कर्मियों व 35,000 जिला बल, 22,000 होमगार्ड, 5,850 बीएमपी जवान व 4,980 सैप जवानों को भी 100 ग्राम की एक सैनिटाइजर यूनिट उपलब्ध कराई जाएगी। कोरोना से बचाव के लिए 46,01,946 3 प्लाई मास्क व्यवस्था का आदेश दिया गया है। ये मास्क चुनाव में लगे कर्मी 3 दिन लगाएंगे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों को पूरी तरह तबाह करने पर तुली है बीजेपी सरकार, अखिलेश। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने ठान लिया है कि किसानों को पूरी तरह उजाड़ कर ही दम लेगी। यह सरकार खेती को अमीरों के हाथों गिरवी करने के लिए शोषणकारी विधेयक लाई है। ये खेतों से किसानों का मालिकाना हक छीनने का षड्यंत्र है। इससे एमएसपी सुनिश्चित करने वाली मंडियां
सब्जियां धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। भविष्य में किसानों की उपज व उचित दाम भी छिन जाएगा और वो अपनी ही जमीन पर मजदूर बनकर रह जाएगा। अखिलेश ने IPN को दिए अपने बयान में कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाया गया बिल किसान विरोधी है। यह किसानों के साथ बड़ी साजिश है। कृषि और किसान ही होता है जो कठिन समय में देश की अर्थव्यवस्था संभालता था, लेकिन अब खेती पर बड़े उद्योगपतियों की नजर है, जिससे किसान मजदूर बनकर रह जाएगा। किसानों की खेती बर्बाद हो जाएगी। जानकारी के अनुसार अखिलेश ने कहा कि भाजपा सरकार जब से सत्ता में आई है, उसने अपनी नीतियों और कार्यों से किसानों को रस्त कर रखा है। अभी धान की फसल को यूरिया और अन्य उर्वरक डालने के लिए किसान मारा फिर रहा था। यूरिया खाद की जमकर कालाबाजारी हुई। किसानों को महंगे दामों पर यूरिया खरीदनी पड़ी। गन्ना किसानों की परेशानी जस की तस है। नया पेराई सत्र आने वाला है, लेकिन पिछले सत्र का 15,000 करोड़ रुपया बकाया है। गन्ना किसानों के बकाया भुगतान को लेकर सरकार चुप्पी साध लेती है। सरकार और मिल मालिकों की साठ गांठ से गन्ना किसान संकट में है। इसी तरह से भाजपा नौजवानों को लगातार धोखा दे रही है। भाजपा ने चुनाव के समय नौकरियों के नाम पर युवाओं से कितना झूठ बोला, यह अब पता चल रहा है। नौजवान, किसान तथा आम आदमी भाजपा की धोखे की राजनीति को समझ रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश ने कहा कि भाजपा सरकार में प्रदेश और देश में महंगाई आसमान छू रही है। कोरोना काल में जबकि हर व्यक्ति आर्थिक संकट से जूझ रहा है, लोगों की जेब खाली है। ऐसे में खाने पीने की चीजों व सब्जियों के दामों में बेतहाशा वृद्धि ने जनता के सामने नया संकट पैदा कर दिया है। भाजपा की नीतियां लोक कल्याणकारी नहीं है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। स्कूल खोलने की तैयारी पूरी, लेकिन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने लिया यह फैसला। जी हां दोस्तों, लखनऊ में कल से 21 सितंबर को स्कूल नहीं खुलेंगे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने यह फैसला लिया है। संगठन का कहना है कि लखनऊ में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। इसको देखते हुए स्कूल न खोलने का फैसला लिया गया है। अन्य प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने बताया कि स्कूलों के स्तर पर तैयारियां पूरी की गई हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए फिलहाल अभी खोलने का फैसला नहीं लिया गया है। साफ है कि स्कूल प्रशासन बच्चों की सुरक्षा को लेकर किसी स्तर पर समझौता करने को तैयार नहीं। ऐसे में फिलहाल ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से बच्चों की पढ़ाई जारी रहेगी। बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों के तहत 21 सितंबर से स्कूल खोले जाने को लेकर छूट दी गई है। इस क्रम में कई राज्यों में 21 सितंबर से स्कूल खोलने को लेकर हरी झंडी भी दी जा चुकी है। राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश भर के स्कूल संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए अभी ऑनलाइन शिक्षा मुहैया कराना ही हर लिहाज से बेहतर और सुरक्षित मान रहे हैं। निजी स्कूलों के संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने बताया कि छात्रों के स्वास्थ्य को देखते हुए फिलहाल लखनऊ में स्कूल को न खोलने का फैसला लिया गया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान सरकार ने 11 जिलों में लागू की धारा 144। नहीं एकत्रित हो सकेंगे एक साथ 5 लोग। जी हां दोस्तों, राजस्थान में बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए प्रदेश सरकार ने 11 जिलों में सार्वजनिक स्थलों पर धारा 144 लगा दी है और 5 से अधिक व्यक्तियों के समूह में एक होने पर रोक लगाने का निर्णय किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में शनिवार रात को हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। प्रदेश के जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, बीकानेर, उदयपुर, सीकर, पाली और नागौर जिले के मुख्यालय वाले शहरों में सार्वजनिक स्थलों पर धारा 144 के तहत 5 से अधिक व्यक्तियों के एक साथ इकट्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा। सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनने और सामाजिक दूरी के नियम का पालन अनिवार्य होगा। संबंधित जिले के कलेक्टर इस संबंध में आदेश जारी करेंगे। गहलोत ने शनिवार को राज्य में कोविड-19 महामारी की स्थिति और उससे बचाव के उपायों पर अधिकारियों के साथ बैठक में पूरे प्रदेश में किसी भी सामाजिक धार्मिक आयोजन पर रोक को भी 31 अक्टूबर तक यथावत जारी रखने का निर्णय लिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि विधेयक। हरियाणा के कई जिलों में किसान सड़कों पर उतरे, सड़कें जाम, भारी पुलिस बल तैनात। जी हां दोस्तों, हरियाणा में कृषि अध्यादेशों पर अपने अपने तर्कों के साथ सरकार और किसान आमने सामने हैं। हरियाणा के कई जिलों में किसान कृषि विधेयकों के खिलाफ सड़क में उतर आए हैं। भारतीय किसान यूनियन हरियाणा ने आज प्रदेश भर में 3 घंटे रोड जाम आंदोलन का आह्वान किया है। कैथल में किसानों हिसार चंडीगढ़ हाईवे जाम किया। प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी और प्रवक्ता राकेश बैस ने दावा किया है कि इस आंदोलन में 17 किसान यूनियनों का उन्हें समर्थन प्राप्त है। उधर हरियाणा सरकार ने भी किसानों से आंदोलन की राह छोड़कर बातचीत का ऑफर रखा, मगर किसान फिलहाल आंदोलन के लिए कमर कसे हुए हैं। चरखी दादरी जिले में किसानों ने कनीना रोड को जाम कर दिया है। वहीं कैथल जिले में भी किसान बड़ी संख्या में सड़क पर उतर आए हैं। यहाँ किसानों ने हिसार चंडीगढ़ रोड को जाम कर दिया है। फतेहाबाद के भूना में कृषि विधेयकों के खिलाफ आड़ती बड़ी संख्या में अनाज मंडी में जुट गए हैं। रोहतक में किसान रोहतक पानीपत राष्ट्रीय राजमार्ग पर बैठ गए, जिन्हें समझाकर जाम न लगाने
का पुलिस आग्रह कर रही है। इस दौरान भारी पुलिस बल भी मुस्तैद है। 1300 पुलिसकर्मी सड़क पर उतारे गए हैं, जिनमें 800 पुलिसकर्मी शहर में व 500 पुलिसकर्मी शहर के आउटर एरिया में तैनात हैं। पुलिस ने चयनित 18 जगहों पर नाकाबंदी की है। महिला थाना प्रभारी समेत सभी 16 थाना प्रभारी, चौकी इंचार्ज, तीनों CIA यूनिट गश्त पर है। इसमें अलावा पुलिस की कई विशेष टीम आपातकालीन स्थिति से निपटने को पुलिस लाइन में तैयार है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि विधेयकों पर बोले राहुल गांधी, किसानों को पूंजीपतियों का गुलाम बना रहे हैं PM मोदी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कृषि बिलों को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को पूंजीपतियों का गुलाम बना रहे हैं, जिसे देश कभी सफल नहीं होने देगा। उन्होंने कहा, मोदी सरकार के कृषि विरोधी काले कानून से किसानों को APMC किसान मार्केट खत्म होने पर न्यूनतम समर्थन मूल्य कैसे मिलेगा? इस बिल में MSP की गारंटी क्यों नहीं दी जा रही है? राज्यसभा में रविवार को 2 बिलों को पेश किया गया है। लोकसभा से ये बिल पहले ही पास हो चुके हैं। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बसपा और अकाली दल समेत कई पार्टियां इस बिल का विरोध कर रही हैं। इन बिलों को लेकर बीजेपी की अगुवाई वाली NDA में फूट पड़ चुकी है। बीजेपी की सबसे पुरानी सहयोगी अकाली दल और मोदी कैबिनेट में केंद्रीय मंत्री रही हरसिमरत कौर इन बिलों के विरोध में इस्तीफा दे चुकी हैं। वहीं TRS के प्रमुख और तेलंगाना के CM KC राव ने अपनी पार्टी के सांसदों से इन विधेयकों का विरोध करने और खिलाफ में वोट करने को कहा है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 और कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 आज राज्यसभा में पेश किया। उन्होंने कहा कि ये बिल किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। संजय राउत का PM से सवाल, क्या अफवाह पर ही मंत्री ने इस्तीफा दे दिया? जी हां दोस्तों, शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा कि देश में 70% लोग खेती से जुड़े हैं। पूरे लॉकडाउन में किसान ही काम कर रहे थे। सरकार क्या भरोसा दे सकती है कि बिल के पास होने के बाद किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी और आगे देश में कोई भी किसान आत्महत्या नहीं करेगा? उन्होंने कहा कि अगर यह बिल किसान विरोधी है तो पूरे देश में विरोध क्यों नहीं हो रहा है? अगर पूरे देश में विरोध नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि बिल को लेकर भ्रम, कुछ कंफ्यूजन भी है। सरकार को इसे दूर करना चाहिए। संजय राउत ने आगे कहा कि PM मोदी ने बताया था कि बिल को लेकर अफवाह फैलाई जा रही है। ऐसे में मैं पूछना चाहता हूं कि क्या अफवाह पर ही एक मंत्री ने इस्तीफा दे दिया? रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों ने बढ़ाई टेंशन। इन राज्यों से PM मोदी कर सकते हैं बात। जी हां दोस्तों, देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों ने सरकार में चिंता बढ़ा दी है। देश में कोरोना के सबसे ज्यादा आंकड़े 7 राज्यों में हैं। संभावना जताई जा रही है कि PM अगले सप्ताह इन राज्यों के CM के साथ बैठक कर हालात पर चर्चा कर सकते हैं। बताते चले कि देश में कोरोना के आंकड़े 53 लाख को पार कर गए हैं और मृतकों की संख्या 85,000 से ज्यादा हो चुकी है। कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या का असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार की बेचैनी बढ़ती जा रही है। ऐसे में हालात संभालने के लिए अब खुद PM मोदी ने कमान संभालने का फैसला किया है। माना जा रहा है कि वे 23 सितंबर को सबसे ज्यादा प्रभावित 7 राज्यों के CM से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे। इसमें महाराष्ट्र, दिल्ली, UP समेत अन्य राज्यों के CM बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में कोरोना से निपटने के तरीकों पर चर्चा कर रणनीति बनाई जाएगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान बिल के विरोध में सपा का तर्क, कहा हमारी मंडियां वैसे दम तोड़ेंगी जैसे जियो के सामने BSNL। जी हां दोस्तों, राज्यसभा में कृषि से जुड़े बिलों पर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी ने इस बिल का विरोध किया है। समाजवादी पार्टी सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि इस बिल के बाद हमारी मौजूदा मंडियां निजी मंडियों के आगे दम तोड़ देंगी। रामगोपाल यादव ने कहा कि बिल के आने के बाद निजी कंपनियां अपनी मंडियां स्थापित करेंगी और उनके सामने मौजूदा मंडियां नहीं चल पाएंगी। सपा नेता रामगोपाल यादव ने तर्क दिया कि जैसे सरकारी दूरसंचार कंपनी BSNL मौजूदा समय में निजी कंपनी जियो के सामने दम तोड़ रही है, उसी तरह से हमारी मौजूदा मंडियां निजी मंडियों के सामने दम तोड़ेंगी। हालांकि बिल में अलग से निजी क्षेत्र की कृषि उपज मंडी बनाए जाने को लेकर कोई बात नहीं कही गई है। सिर्फ इतना कहा गया है कि किसान को अपनी फसल कहीं भी बेचने का अधिकार होगा। किसान चाहे तो अपनी फसल को कृषि उपज मंडी में बेचे या चाहे तो मंडी के बाहर बेचे। कृषि उपज मंडी में किसान की फसल बेचने की बाध्यता खत्म होगी। राज्यसभा में कृषि से जुड़े बिलों पर चर्चा के दौरान DMK और TRS ने भी बिल का विरोध किया है। लोकसभा से बिल पास हो चुका है और सरकार पहले ही इसे अध्यादेश के जरिए देश भर में लागू कर चुकी है। स्थायी कानून बनाए जाने के लिए इसका राज्यसभा से पास होना जरूरी है और आज राज्यसभा में बिल पास कराने को लेकर सरकार की कड़ी परीक्षा हो सकती है। सरकार का दावा है कि नए नियमों से देश के कृषि क्षेत्र की काया पलट जाएगी, किसानों को लाभ होगा और देश का कृषि क्षेत्र तेजी से विकसित होगा। वहीं विपक्ष आरोप लगा रहा है कि इससे देश का कृषि क्षेत्र तबाह हो जाएगा, किसानों को नुकसान होगा और देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। बात अगर न्यूनतम समर्थन
समर्थन मूल्य की जाए तो सरकार साफ कह चुकी है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था समाप्त नहीं होगी बल्कि और मजबूत की जाएगी। सरकार की तरफ से अपने कार्यकाल में बढ़ाए गए समर्थन मूल्य और किसानों से फसल खरीद के बाद किए गए भुगतान के आंकड़े जारी किए गए हैं और कहा गया है कि उनके कार्यकाल में किसानों से एमएसपी पर ज्यादा मात्रा में उपज की खरीद हुई है और एमएसपी में भी पहले के मुकाबले ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। सरकार ने जोर देकर कहा है कि नए कृषि विधेयक अगर कानून बने तो एमएसपी की व्यवस्था को खत्म नहीं किया जाएगा बल्कि इसे और मजबूत किया जाएगा। विपक्ष सरकार को एपीएमसी एक्ट पर घेर रहा है और नए बिल में एपीएमसी एक्ट में बदलाव की बात है। इस एक्ट के तहत देश की कृषि उपज मंडियों में कामकाज होता है और किसानों को अपनी उपज इन्हीं मंडियों में बेचनी पड़ती है। मंडियों में बैठे आड़तियों की मदद से किसान अपनी उपज बेचते हैं और जिन फसलों का समर्थन मूल्य तय नहीं होता उन्हें बोली लगाकर मंडी में खरीदा जाता है। बेची गई उपज का पूरा हिसाब किताब रखा जाता है और साथ में कई तरह के टैक्स भी जुड़ते हैं। एक तरह से किसान अपनी फसल को अपनी नजदीकी एपीएमसी मंडी में बेचने के लिए बाध्य होता है, लेकिन सरकार ने नए नियम में एपीएमसी एक्ट से किसान को मुक्त करने का प्रावधान किया है। किसान अपनी फसल को देश के किसी भी कोने में बेच सकेगा। वह चाहे तो मंडी में फसल बेच सकेगा या फिर चाहे तो सीधे रिटेलर को या किसी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बेच सकेगा। फसल को मंडी में ही बेचने का दबाव नहीं होगा। किसानों को कई बार मंडियों में आड़तियों की मिलीभगत का शिकार होना पड़ता है और औने पौने दाम पर फसल बेचनी पड़ती है। हालांकि मंडी की व्यवस्था होने की वजह से किसान को अपनी उपज बेचने के लिए ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती, लेकिन नई व्यवस्था में क्योंकि मंडी को समाप्त नहीं किया गया है, सिर्फ किसान के ऊपर फसल मंडी में बेचने की बाध्यता को खत्म करने का नियम है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना, बोले पुलिया निर्माण के नाम पर हो रही लूट। जी हां दोस्तों, बिहार सरकार पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि नीतीश सरकार पुल पुलिया के निर्माण पर बिहार को लूट रही है। बिना अप्रोच पथ के पुल पुलिया बनाकर निर्माण के नाम पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि गोपालगंज में 263 करोड़ और 509 करोड़ दो बड़े सेतु टूटने के बाद फिर किशनगंज में करोड़ों की लागत से निर्माणाधीन पुल टूट गया। समझ नहीं आता इस सरकार में लगातार पुल कैसे टूट रहे हैं। किसी भी निर्माण और पुल का सर्वप्रथम डिजाइन बनवाया जाता है। निर्माण से पहले स्थल का निरीक्षण कर सॉइल टेस्ट किया गया होगा। उसके बाद पुल के पिलर के फाउंडेशन के डेप्थ का डिजाइन किया गया होगा। उसके बाद डेक स्लैब आदि का डिजाइन हुआ होगा। आवागमन को देखते हुए छोटी बड़ी नदियों के पानी के बहाव की जरूरत के अनुसार ब्रिज का निर्माण होता है। उन्होंने साथ ही कहा कि सत्ता पक्ष के किसी भी व्यक्ति को बिना टेक्निकल जानकारी के डैमेज ब्रिज के विषय में नहीं बोलना चाहिए कि नदी में अधिक पानी के कारण ब्रिज डैमेज हुआ है। तेजस्वी ने साथ ही कहा कि विशेषज्ञों की राय है कि ब्रिज के नींव के डेप्थ के अनुसार कार्य नहीं करके बल्कि नदी के बेड पर ही हल्का खुदाई किया गया है और फाउंडेशन के कार्य में ठेकेदार एवं अभियंताओं के मिलीभगत से करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया है। हजारों करोड़ के लगातार टूटते पुलों और पथों के घोटालों के लिए भ्रष्ट नीतीश सरकार दोषी है। आपको बता दें कि किशनगंज में उद्घाटन के पहले ही पुल टूट जाने के कारण बिहार में सियासत तेज हो गई है। सत्ता दल और विपक्ष एक दूसरे पर पूरी तरह से हमलावर हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आरजेडी का आरोप, बीजेपी और जेडीयू के मंत्री विधायकों को खदेड़ रही बिहार की जनता। जी हां दोस्तों, राजद के प्रदेश महासचिव भाई अरुण कुमार, प्रवक्ता उपेंद्र चंद्रवंशी, प्रदेश सचिव सरदार रणजीत सिंह ने संयुक्त बयान में कहा है कि भाजपा और जेडीयू के मंत्री विधायकों को जनता खदेड़ रही है। राजद नेताओं ने कहा है कि एक और सरकार वर्चुअल रैलियों में अपनी झूठी उपलब्धियां गिनाते नहीं थक रही है, वहीं जनता हर जगह सत्ता पक्ष से जुड़े लोगों का पुरजोर विरोध कर रही है। भाई अरुण ने कहा कि इससे सरकार के विकास की पोल खुल रही है। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में जनता भाजपा जेडीयू को सबक सिखाने का काम करेगी। कोसी महासेतु का उद्घाटन पहले क्यों न हुआ? भाजपा के पूर्व सांसद आर.के. सिन्हा ने कहा है कि 86 वर्षों से लंबित महासेतु का उद्घाटन कर पीएम ने बिहार को जो सौगात दिया है उसके लिए मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूं। यह पुल कोरोना काल में और प्रवासी मजदूरों के महत्वपूर्ण योगदान से तैयार किया गया है। इस रेल पुल को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 1998 में ही स्वीकृत कर दिया था। प्रश्न यह है कि उस समय बिहार में जो सरकार थी उसने उसका फायदा क्यों नहीं उठाया? उस समय तो यहाँ के सरकार की मुख्य योजना थी चरवाहा विद्यालय खोलना, विकास तो प्राथमिकता थी ही नहीं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बाहरी उम्मीदवारों को लेकर जेडीयू में असंतोष। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनावों की घोषणा से ठीक पहले एनडीए के साथी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल के लिए पार्टी में आए बाहरी लोग उलझन बन गए हैं। टिकट की संभावना को लेकर विपक्षी खेमे के कुछ विधायक और नेताओं ने हाल ही में जेडीयू ज्वाइन की है। वहीं कुछ निर्दलीय विधायक पहले से ही खुद को जेडीयू उम्मीदवार के तौर पर पेश कर रहे हैं। ऐसे में राज्य में अगले महीने होने वाले चुनाव से पहले जेडीयू को टिकट को लेकर चुनौती
चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। चुनाव अधिसूचना इस महीने के अंतिम सप्ताह में जारी होने की संभावना है। 2015 के विधानसभा चुनाव के विपरीत अब परिस्थितियां अलग है। नीतीश कुमार की जेडीयू अब अपने पुराने साथी बीजेपी के साथ फिर से जुड़ गई है, जिसने विधानसभा की कम से कम 202 सीटों पर जमीनी हकीकत को बदल दिया है। जहां 2015 में जेडीयू आरजेडी गठबंधन का सीधा मुकाबला एनडीए से था। महागठबंधन से बाहर होने वाली जेडीयू ने आरजेडी के साथ उस समय 101 सीटों पर चुनाव लड़ा था। हालांकि एनडीए अब काफी समस्या का सामना कर रहा है। महागठबंधन छोड़कर एनडीए में आए लोगों ने स्थिति को और जटिल बना दिया है, क्योंकि ये सभी टिकट मिलने की उम्मीद से भी आए हैं। वहीं बीजेपी टिकट वितरण में जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देने की अपनी नीति पर कायम है, तो उधर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में स्पष्ट रूप से लगभग 20 विधानसभा क्षेत्रों को लेकर बेचैनी है, जहां 2010 के सीट वितरण फॉर्मूले के अनुसार उम्मीदवारों के मैदान में उतरने की संभावना है। चूंकि एनडीए ने चुनाव को लेकर नेतृत्व करना शुरू कर दिया, ऐसे में उन 8 मौजूदा विधायकों की टिकट पक्की मानी जा सकती है, जिन्होंने पिछले चुनाव में जेडीयू को हराया था। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।